हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 14 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने फ्राइडे के वीडियो पर काफ़ी अच्छे लाइक किए हैं, काफ़ी अच्छे से शेयर किया है और उम्मीद है कि आप इसी तरह से ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज के वीडियो को भी जमकर शेयर कीजिएगा और हमेशा ही ये आप रूटीन में ले लीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में दिखाई देगा, उतनी ज़्यादा आउटपुट आपको मिल पाएगा। और जमकर लाइक भी कीजिए सेशन को अगर आपको पसंद आता हो। आइए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और ये वाला कोर्स जो ग्रामर का कोर्स लॉन्च किया गया था हाल ही में, ये आप बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन आशीष क्लासेस आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ कोर्सेज नजर आते हैं। इनमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ये वाला जो कोर्स है जो वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच। यहाँ पे ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसमें 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। एक यही होगा जो आपको 5 बजे मिला है यूट्यूब पर, यही आपको यहाँ पर अर्ली एक्सेस मिल जाता है। बस फर्क ये है कि पीडीएफ यहाँ उपलब्ध होता है। साथ ही दूसरा जो एडिटोरियल होता है जो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है, ठीक है, वो वाला आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह कॉमन एरर से। और आपको पता है कि कॉमन एरर्स हम उठाते हैं कहाँ से? न्यूज़पेपर से ही। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल में पढ़ा रहा हूं वहीं से ही कॉमन एरर लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हिज रिमार्क्स ड्रू अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम चाइना व्हिच येट अगेन ब्लेम्ड इंडिया ऑफ द क्राइसिस। उसके जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, अब ये हिज किसी के लिए भी आया हो, एडिटोरियल पढ़ेंगे पता लग जाएगा किसके लिए है। ड्रू अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स, इसका मतलब ड्रू का मतलब क्या है? ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है। भाई ड्रॉ सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ड्रू। ये छोटी छोटी बातें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको ऐसे ही ना छोड़ें, इग्नोर ना करें, हर चीज को नोट करते चलना। ड्रो, ड्रू, ड्रॉन निकालना होता है, ठीक है। तो उनकी टिप्पणियों से स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आए। जो टिप्पणी करी, जैसे मान लो मैंने आप पर टिप्पणी कर, तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ कहोगे। तो इन्होंने जो टिप्पणियां की उससे चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा विच येट अगेन ब्लेम्ड इंडिया, उसने भारत पर ब्लेम कर दिया। किसके लिए? क्राइसिस के लिए, जो भी संकट है उसके लिए। अब यहां ब्लेम्ड के साथ में ऑफ प्रपोजिशन आएगा नहीं। अब ये कोई फिक्स प्रपोजिशन की बात नहीं कर रहा, आप किसी पर दोष लगा रहे हैं तो किस चीज के लिए दोष लगा रहे हैं। तो यहां पे ये कारण, ये इसके लिए दोष लगाया जा रहा है, इसलिए ऑफ नहीं लगेगा, यहां पे फॉर लगेगा। ये तो आपको जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आंसर होगा यहां पे। सेकेंड, द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक अंडरलाइंड द पेरिलस स्टेट ऑफ रिलेशंस एंड द लॉन्ग रोड अहेड टुवर्ड्स रिस्टोरिंग नॉर्मल। कह रहा है कि जो शार्प एक्सचेंज, शार्प का मतलब बिटर है, कड़वाहट भरा। एक्सचेंज का मतलब है, जैसे मैंने कुछ कहा तो आपने भी कुछ कहा, मैंने कोई 2 बुरी बातें आपके लिए कही तो आपने 2 बुरी बातें मेरे लिए कह दी, तो वो शार्प एक्सचेंज है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो ये शार्प एक्सचेंज हुआ दोनों साइड से, मतलब भारत ने कुछ कहा, चाइना ने कुछ कहा, चाइना ने इधर से कहा, भारत ने कुछ कहा। तो ये जो चीजें हैं पिछले सप्ताह, इस चीज ने अंडरलाइन किया, इसने मतलब इंफेसाइज किया, जोड़ दिया। किस बात पर? द पेरिलस स्टेट। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। तो डेंजरस जो स्थिति है किसकी? रिश्तों की। और जो एक लंबा रास्ता तय करना है, किस ओर? कि हम सामान्य माहौल फिर से बहाल कर पाए एलएसी पर। ये एलएसी के बारे में आज का आर्टिकल है तो उसी के बारे में। तो इन चीजों के लिए बता दिया कि भाई खतरनाक स्थिति में रिलेशन और काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा अगर आप सामान्य स्थिति बहाल करने की बात करते हो। तो यहां देखो प्रॉब्लम क्या है, रिस्टोरिंग नॉर्मलसी आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। क्या आएगा? नॉर्मलसी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो शब्द है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बगैर नाउन के तो आएगा नहीं। तो एडजेक्टिव जब बगैर नाउन के नहीं आएगा तो यहां पे आपको जो शब्द चाहिएगा आगे, वो कोई ना कोई नाउन चाहिएगा। या तो नॉर्मल कंडीशन लिखें, नॉर्मल स्टेट लिखें, या फिर आप यहां पे नॉर्मलसी कर दो, नाउन बना दो इसको, तब ठीक होगा। तीसरे में आ जाइए। इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन December 2, 2 दिसंबर को इस अखबार को दिए गए साक्षात्कार में द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्वेश्चनड, जो विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब बाहरी मामलों के मंत्री, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, एक इंटरनल इसका ऑपोजिट होता है, वो अंदरूनी होता है। अफेयर्स का मतलब मामले, बाहरी मामलों का मंत्री मतलब विदेशी मामलों के मंत्री, तो विदेशी मंत्री। विदेश मंत्री ने क्या किया? क्वेश्चनड, चेताया। क्या चीज? दैट फुल डिसएंगेजमेंट मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि जो पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट की बात आप कर रहे हो, डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसएंगेजमेंट, देखो एंगेजमेंट का मतलब किसी चीज में शामिल होना। इफ यू आर एंगेज्ड इन अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी, इट मींस यू आर इन्वॉल्वड इन दैट एक्टिविटी। इफ यू आर डिसएंगेज्ड, इट मींस यू हैव डिटैच्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट एक्टिविटी। आपने अपने आप को अलग कर लिया है उस एक्टिविटी से, यही तो होता है। तो यही चीज यहां पे है। यहां पे डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि आप यहाँ पे जो सेना वहां पे जमा हो रखी है एलएसी पर, वो सेना पीछे हट जाए, उसको डिसएंगेजमेंट कहा जाएगा। मे नोट नहीं आना चाहिए, हालांकि न्यूज़पेपर में मे नोट ही दे रखा है, वो गलती है। मे के स्थान पे माइट, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है,
ठीक है, क्वेश्चन है इसलिए सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में लेकर जाओ, क्योंकि जब मेन क्लॉज जो होता है, मुख्य जो उपवाक्य होता है किसी भी सेंटेंस का, वो अगर पास्ट में है तो बहुत मतलब बड़ी एक संभावना बनती है कि दूसरा जो क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे आप कहते हैं, उसमें भी आप माइट लगोगे। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज पता कैसे लगता है, तो ये देखो, इसको सहारा चाहिए था दैट का, दैट से ये स्टार्ट होके आगे चला, तो जो किसी सहारे के साथ आता है क्लॉज वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको इस तरीके से समझ लेना, तो आपका आंसर आएगा 2 नंबर। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, डेंजरस इम्पास के नाम से है। ठीक है, पेन नोटबुक लेकर बैठिए, हर बात को नोट करते चलना, एंड तक देखना, जो जरूर से दोस्तों के साथ शेयर करना, पसंद आने पर लाइक करना मत भूलना। और साथ ही कुछ बच्चे पूछते हैं किस तरह में जो आपका आरसी सेक्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें प्रॉब्लम आती है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, पैराजंबल में प्रॉब्लम है, पैसेज में प्रॉब्लम है। तो ये अगर आप एडिटोरियल पर डे पढ़ते हो, मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स बाई करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे, या फिर मैं बिगिनर्स वाला सेशन अब स्टार्ट कर दूंगा, 2 दिन मत, काफी व्यस्त रहा, माफी चाहूंगा। मैं एडिटोरियल के साथ साथ ये भी सेशन जो था, सैटरडे संडे ऑफ रहता है खैर एडिटोरियल का, तो लेकिन जो फ्रंट पेज आर्टिकल था मैं डिस्कस नहीं कर पाया व्यस्तता के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज एक अपलोड कर दूंगा सेशन, रात को देख लीजिएगा। तो वो सेशंस भी अगर आप पर डे देखते हो तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये चीजें क्या है, आपको क्लोज टेस्ट, पैराजंबल इनमें मदद करेगी। पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन आप अगर 3, 4, 5 मंथ्स पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको ऑटोमेटिक चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई एग्जाम्स में ऐसे होते हैं जहां पे कंपोजिशन आता है, जहां पे आपको पैराग्राफ राइटिंग की बात की जाती है, जहां प्रेसी राइटिंग की बात की जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में भी मैं इसी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप एक बार ये छोड़ दो कि पॉलिटिकल आर्टिकल है हम तो नहीं पढ़ेंगे। कई लोगों के नखरे बहुत होते हैं कि सर पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, फाइनेंशियल आर्टिकल होगा वही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक आर्टिकल है वही पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी वाला आर्टिकल है वो सब आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं तो फ्रंट पेज मतलब एडिटोरियल वाले पेज में पहला एडिटोरियल जो होता है वही डिस्कस करता हूँ, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, या फिर इस तरह से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आपको क्या करना है कि जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, तकरीबन आप 30 मिनट एक एवरेज मान लेते हैं, 30-35 मिनट पढ़ते हो, 30-35 मिनट जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी सुना है, जो भी समझा है, उसको अपने शब्दों में एक पेज पर नोट करने की कोशिश करें। अपने शब्दों में कोशिश करें कि हाँ मैंने ये लिखा है, इस बारे में मैंने ये समझा है इंग्लिश में। और अपने आसपास जो भी कोई टीचर हो या फिर कोई दोस्त हो आपका, कोई सीनियर हो, उससे चेक करवाइए। अब आप ये चाहें कि चेक मैं ही कर दूं तो इतना टाइम तो नहीं मिलता मुझे, तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या, है ना। अपने आसपास कोई टीचर है तो उससे पूछ सकते हैं कि सही लिखा है क्या। 5 बार 10 बार ये प्रोसेस अपनाओगे, अपने आप हैबिट आ जाएगी इसकी आपकी, और निश्चित रूप से आपका जो सेक्शन है कि राइटिंग सेक्शन में आप स्कोर करना चाहते हो वो भी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। देखो, डेंजरस इम्पास का मतलब क्या है? डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। हैजर्डस कह सकते हो, पेरिलस कह सकते हो, पार्लस कह सकते हो। ये देखो यहाँ पे पेरिलस आएगा आपको आगे चल के, है ना, अगले में होंगे शायद, पेरिलस आ जाएगा। पेरिलस हमने देखा था अभी। तो डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, इम्पास का मतलब क्या होता है? रुकावट, अवरोध, गतिरोध। तो इम्पास के लिए ग्रिडलॉक हमारे पास एक शब्द होता है, ग्रिडलॉक, या फिर हमारे पास एक शब्द होता है डेडलॉक। मतलब एक ऐसी स्थिति कि कुछ कर ही नहीं पाओ, भी कोई दीवार ही आ गई सामने, अब फिर चल ही नहीं पाओगे आप, आपके सामने दीवार आ गई तो आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वैसी स्थिति कि बिल्कुल अवरोध की स्थिति, ना तो ये बढ़ पा रहे हैं, ना इधर से कोई बढ़ पा रहा है, ना भारत बढ़ पा रहा है आगे, ना चाइना बढ़ पा रहा है, वो है गतिरोध। तो डेंजरस इम्पास का मतलब हो गया एक ऐसा गतिरोध जो कि काफी खतरनाक है। डेंजरस एडजेक्टिव हुआ क्योंकि OUS एंडिंग है, और वैसे भी हुआ क्योंकि इम्पास नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, इम्पास नाउन है। ठीक है। विंटर है सेट इन लद्दाख। विंटर सीजन का नाम है। सीजन के नाम से पहले जनरली हम आर्टिकल लगाते नहीं है। लगाना चाहते हो तो विंटर सीजन लिख दो, सीजन शब्द लगाओगे आगे, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, तो फिर आप लगा देना दे। अदरवाइज सीजन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सेट इन का मतलब शुरुआत हो गई है, लद्दाख, तो विंटर की शुरुआत होगी लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ, हर जगह हो गई अब शुरुआत। तो ये है सर्दी का मौसम, तो सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है लद्दाख में। एंड द चिल, चिल का मतलब ठंडी होती है, लेकिन रिश्तों में ठंड का मतलब है रिश्तों में रूखापन आ जाना। ठीक है, अब ये रिश्तों में ठंड है, तो कह रहा था चिल इन इंडियाज रिलेशन विद चाइना। लेकिन भारत के जो रिश्तों में चाइना के साथ जो रिश्ते हैं उनमें जो ये चिल आई है, उसमें जो ये बेरुखी आई है, रिमेन्स, अब ये चिल को देखकर आया है रिमेन्स, ये बनी हुई है आफ्टर मोर देन ए मंथ, कितने समय से, 1 महीने से अधिक समय हो गया है, उसके बाद भी, सिंस द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, कब से? जब अंतिम चरण की बातचीत हुई थी। सिंस मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि लास्ट राउंड की बातचीत कब हुई तो एक डेट निकल कर आएगी, ठीक है ना। अगर एक डेट निकल कर आएगी तो इसका मतलब वो निश्चित समय है, और निश्चित समय है तो सिंस लगाते ही हैं।
तो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स के समय से ही बिटवीन कोर कमांडर्स, इसको कॉप्स नहीं पढ़ते, ये पी म्यूट रहेगा इसमें, कोर कमांडर। कोर का मतलब सैन्य टुकड़ी होती है, कमांडर का मतलब सेनापति होता है। तो अलग अलग सैन्य टुकड़ियां होती हैं, बटालियन होती है, उसके कमांडर स्तर की बातचीत, जैसे ए बी सी डी 4 सैन्य टुकड़ियां हैं, उसके 4 कमांडर मिलकर बात कर लें, तो वो है कोर कमांडर्स। तो किसके बीच बातचीत? कोर कमांडर्स के बीच। किसके लिए? टू टेक फॉरवर्ड, टेक का मतलब ले जाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे ले जाने के लिए। क्या चीज? डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट बताया मैंने कि एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना। डिस लगा दिया तो ये प्रीफिक्स है, आपको एंटोनिम बना के देता है, ठीक है। जैसे सिमिलर है तो डिससिमिलर करते हो आप। तो यही है कि डिसएंगेज मतलब इन्वॉल्वमेंट हटा देना, बिल्कुल डिटाच कर देना। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये एलएसी पर, भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसको एलएसी बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब ये क्या कहना, फिर से समझना, ये कह रहा है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है लद्दाख में, और भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं जिसमें जो एक बेरुखी है वो बनी हुई है, 1 महीने से अधिक समय हो गया है उसके बाद बनी हुई है। और ये 1 महीने का टाइम कब से काउंट कर रहा है लेखक? ये गिना रहा है कि जो अंतिम राउंड्स की बातचीत हुई थी कोर कमांडर स्तर पर, किस लिए? ताकि डिसएंगेजमेंट वाली कंडीशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको आगे ले जाया जा सके। डिसएंगेजमेंट मतलब चाइना अपने सेना को पीछे हटा ले, भारत अपनी सेना पीछे हटा ले, ये डिसएंगेजमेंट कहलाएगा। देयर इज नो रोड मैप। अब ये मैंने बहुत बार बताया आपको, और काफी लोगों ने रट भी लिया, अच्छे से समझ भी लिया है ना। जो बच्चे नए हैं वो समझ लो। देयर से स्टार्ट करते हो किसी भी सेंटेंस को तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन से मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा और क्रिया पहले आएगी। तो इज जो है वो नो रोड मैप को देखकर है। जो भी ये रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सब वर्ब्स हैं, ठीक है। तो देयर इज नो रोड मैप, रोड मैप नहीं है इसका मतलब कोई रणनीति नहीं है, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ये कॉल भी करते हैं, बातचीत करता हूं मैं उनसे, तो पता लगता है कि उनको ये भी पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें इंग्लिश सीखनी कैसे और क्यों सीखनी है, कोई उद्देश्य भी नहीं है, तो उनके पास रोड मैप नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो रोड मैप, इसका मतलब कोई रणनीति नहीं है। यट, अभी भी, यट का मतलब अभी भी। टू अ रिटर्न, किस लिए रणनीति? टू अ रिटर्न, वापसी के लिए। अब ये ए लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन। आर्टिकल के बाद वाला वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वापसी, वापसी कहां करनी है? टू द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो क्या होता है? स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, जैसी कंडीशन है, एग्जिस्टिंग कंडीशन, उसी को बोलते हैं स्टेटस क्यो। प्रायर के साथ में टू लगता है। प्रायर टू का मतलब है कि इससे पहले, किससे पहले? मेज ट्रांसग्रेशन, में महीने का नाम आ गया, ट्रांसग्रेशन का मतलब अतिक्रमण हो गया। किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? चाइना के द्वारा, ठीक है। विच, जिसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? एस जयशंकर। एक्नॉलेज्ड, क्या पढ़ेंगे? एक्नॉलेज, एक्नॉलेज नहीं, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जो विदेश मंत्री ने स्वीकार किया था पिछले सप्ताह, अब ये लास्ट वीक आ गया, इसी कारण से तो सेकंड फॉर्म है। जब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ दे रखा होता है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो सेकंड फॉर्म है। तो क्या कहा इन्होंने? हैव ब्रोट टाइज, कि जिस कारण से, मतलब ये जो विच है वो इसके लिए आ रहा है, ये पूरी कहानी के लिए, इसी ये जो ट्रांसग्रेशन है उस कारण से आ रहा है। ये जो अतिक्रमण है, इन अतिक्रमणों से क्या हुआ? है ब्रॉट टाइज, ये अतिक्रमणों ने, टाइज मतलब संबंध, संबंधों को ला दिया। ब्रॉट सेकंड, थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट कहां पर ला दिया? टू द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, सबसे ज्यादा मुश्किल दौर में। इन द लास्ट 30 to 40 ईयर्स, और किन में? पिछले 30 से 40 वर्षों में। अब ये देखो, लास्ट के पहले इन लगा दिया, अगर ये इन नहीं लगाते आप तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म आती, ब्रोट ही आता, लेकिन इन द लास्ट लगा के 30 to 40 ईयर्स किया है इसने, तो इस कारण से यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। सीडीएस में प्रश्न आया था, ये बिफोर लास्ट ईयर की बात है, ठीक है, 1 साल पहले जो पेपर आया था उसमें ये इन वाला क्वेश्चन आया था। उसमें अगर आप इन द लास्ट लगाओगे तो हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अगर केवल लास्ट लगाओगे तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। देयर इज नो रोड मैप येट टू रिटर्न टू द स्टेटस क्यो, कि कोई रोड मैप नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि कैसे यथास्थिति, मतलब जैसी कंडीशन थी पहले, कब? मई से पहले, उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए, कोई रणनीति नहीं, कोई रोड मैप तैयार नहीं है। और मई में हुआ क्या था? चाइना ने अतिक्रमण किए थे। अतिक्रमणों के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह स्वीकार किया था कि इन अतिक्रमणों के कारण, ये चाइना जो अतिक्रमण समझते हो भाई, अपनी बाउंड्री तक हैं तब तो ठीक है, अगर आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो अतिक्रमण है, आप दूसरे की सीमा में जा रहे हो तो अतिक्रमण है। तो ये जो ट्रांसग्रेशंस हैं, इन ट्रांसग्रेशंस के कारण क्या हुआ है? पिछले 30 से 40 वर्षों में जो संबंध है भारत और चाइना के बीच, वो आ गए हैं सबसे मुश्किल दौर में, सबसे डिफिकल्ट फेज में। समझ गए? द मोस्ट डिफिकल्ट फेज में द मोस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, किसकी? एडजेक्टिव की। ये मोस्ट डिफिकल्ट जो है एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण से द का प्रयोग हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट स्लाइड में था,
इससे आगे देखो, मिस्टर जयशंकर स्पीकिंग टू अ थिंक टैंक। मिस्टर जयशंकर, अगर आप सीधा सीधा जोड़ो तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब जुड़ गई, ठीक है। तो मिस्टर जयशंकर ने कहा स्पीकिंग टू अ थिंक टैंक। स्पीकिंग का मतलब बोलते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कब कहा? जब ये कि थिंक टैंक से बात कर रहे थे। थिंक टैंक का मतलब क्या है? देखो, हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक थिंक टैंक होता है, वो उसकी प्लान या स्ट्रेटेजीज होती है वो बनाते हैं, तो उन लोगों के समूह को जो कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं थिंक टैंक। तो एक थिंक टैंक से बोलते हुए, बात करते हुए मिस्टर जयशंकर ने कहा, क्या कहा? द रिलेशनशिप हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब्ड। पैसिव वॉइस हो गया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, कि जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, रिलेशनशिप क्या है? नाउन है। आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो देखो दे लगा रखा है आर्टिकल, तो बाद वाला शब्द नाउन होगा, या फिर रिलेशनशिप में शिप जब शब्द दे रखा है, ये शिप जो होता है, इन शब्दों से एंड होने वाले वर्ड्स भी नाउन ही होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो मिस्टर जयशंकर ने थिंक टैंक से बात करते हुए कहा कि जो रिश्ता है, हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब्ड। प्रोफाउंडली का मतलब एक्सट्रीमली, प्रोफाउंडली का मतलब काफी ज्यादा, अत्यधिक, एक्सट्रीमली। तो क्या कहा कि जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है ना, काफी ज्यादा डिस्टर्ब इसको कर दिया गया था। दिस समर मतलब इन गर्मियों में, मई की बात है, गर्मियों की बात है। एंड चाइना हैड लिटरली ब्रॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और चाइना ने लिटरली मतलब अक्षरशः, अक्षरशः का मतलब जैसा लिखा है वैसा का वैसा, कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट कह रहा यहां पे लेखक कि चाइना ने अक्षरशः ब्रॉट, चाइना लेकर आई टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 के करीब सोल्जर्स इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन, और वो भी पूरी तरीके से सैन्य तैयारियों के साथ आए थे। मोड मतलब इस मोड में लेकर आई, मतलब पूरी तरीके से कहा कि उनको आप तैयार रहो लड़ाई के लिए। राइट टू द एलएसी, कहां पर? बिल्कुल एलएसी के नजदीक। राइट टू का मतलब यहां पे बिल्कुल नजदीक। इन लद्दाख, कहां की बात है? लद्दाख की, ठीक है। यहां कुछ समझने की बातें हैं। यहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स है, ऑफ हटा दो तो 10,000 करना पड़ेगा, फिर यहां पे थाउजेंड्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 10 कर दोगे, ऑफ हटा दोगे तो ये 1000 होगा, क्योंकि एक्चुअल में वही एक कॉन्सेप्ट काम करता है यहां पे कि आप 1000 से पहले जब आप 10 लगा रहे हो, इसका मतलब 10,000, ठीक है। 10,000, देखो ये क्या चीज है? ये चीज है 10,000 सोल्जर्स, ये दे रखा आपको। अब यहां पे सोल्जर्स तो है नाउन, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये एक शब्द दे रखा आपको, तो ये कहलाएगा नाउन मॉडिफायर, इसे कहेंगे आप एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्लूरल बनेगा नहीं फिर, ठीक है। तो यहां पे आप थाउजेंड्स नहीं कर सकते, लेकिन ये कमाल इसका है थाउजेंड्स करने, क्योंकि ऑफ लगा दिया बीच में, तो इस सीरीज को इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या है कि प्रेपोजिशन है तो आगे नाउन लगेगा, नाउन का बहुवचन बन सकता है। ये प्रेपोजिशन है, आगे नाउन लगेगा, नाउन का बहुवचन बन सकता है, समझ रहे हो? इस कारण से प्लूरल बना रखा है इसका। आगे देखो, द मिनिस्टर्स फोर्थराइटनेस। फोर्थराइटनेस का मतलब होता है कैंडिड नेचर होना, मतलब स्पष्टवादिता होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का जो गुण होता है उसको फोर्थराइटनेस बोलते हैं। ये एक नाउन है, दो तरीके से समझ सकते हो इसको भी आप। NESS से एंड है, जैसे हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है ना, ऐसे ही फोर्थराइटनेस है तो नाउन है। या फिर अपोस्ट्रोफी है, इसके बाद वाला शब्द नाउन होता है। अपोस्ट्रोफी जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है वो भी नाउन है, तो मिनिस्टर भी नाउन है। मिनिस्टर में भी देखो दे लग रखा है, हालांकि ये दे तो फोर्थराइटनेस के लिए आ रखा है, लेकिन ये नाउन है, ठीक है। मिनिस्टर फोर्थराइटनेस मतलब मंत्री की स्पष्टवादिता। कौन सा मंत्री? विदेश मंत्री, क्या नाम है? एस जयशंकर। उनकी जो स्पष्टवादिता है, हैज स्टूड एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट में टू लगता है। कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब होता है विरोधाभासी स्थिति में होना, बिल्कुल विपरीत खड़े होना। तो मिनिस्टर की जो फोर्थराइटनेस है, हैज स्टूड, वो खड़ी हुई है, एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल विपरीत। किसके विपरीत? द परसिस्टेंट डिनायल्स। परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। डिनायल्स का मतलब इनकार किए जा रहे, डिनायल्स नाउन है, परसिस्टेंट एडजेक्टिव है। दे लग रखा है, दे के बाद दो शब्द हैं, पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद मतलब आर्टिकल के बाद अगर तीन शब्द होते हैं तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन। दो शब्द होते हैं तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। एक ही शब्द है तो वो नाउन। तो ये जो इनकी स्पष्टवादिता है, साफ साफ कहा है कि चाइना ने रिश्तों को खराब कर दिया, चाइना के ट्रांसग्रेशन के कारण ऐसा हुआ है, स्थितियां 30 से 40 साल में ऐसे कभी नहीं हुई है, ये सब जो बातें हैं इस। और ये कहा है कि 10,000 के करीब सैनिक भेज दिए LAC के पास पूरा मिलिट्री प्रिपरेशन के साथ। तो ये सब स्पष्टवादिता है, ये चीजें जो हैं वो शार्प कॉन्ट्रास्ट में है, बिल्कुल विपरीत है। किस चीज के? कि लगातार जो इनकार किया जा रहा है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। दिस समर, इस गर्मियों में, अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन,
किसके बारे में? सीरियसनेस के बारे में। सीरियसनेस, गंभीरता किसकी? सीमा स्थिति की, कि एलएसी पर सब कुछ ठीक है, सरकार ये कहती आ रही है, वहां पे स्थितियां इतनी गंभीर नहीं है, सरकार का ये कहना है। और उसी सरकार के एक मंत्री जो विदेश मंत्री हैं, बड़े महत्वपूर्ण पद पर है, इनका ये कहना है कि स्थितियां बहुत टेंस्ड हैं। तो ये बिल्कुल हो गया विपरीत, इसी कारण से आया कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में लग गया टू की किसके विपरीत है। सीरियसनेस भी नाउन, क्योंकि NESS है, डे लग रखा है इसलिए भी नाउन है ना। तो ये चीजें होगी। विच इट वॉज फोर्स्ड टू कन्फ्रंट, जो कि इट वॉज फोर्स्ड, अब ये इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, वॉज फोर्स्ड गवर्नमेंट को मजबूर किया गया, पैसिव वॉइस है। फोर्स का मतलब मजबूर करना, किसके लिए? टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, फेस करना, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। कब? आफ्टर द ट्रेजिक लॉस, जब एक दुखांत हानि हुई। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखांत, ट्रेजिक का ऑपोजिट होता है कॉमिक। ट्रेजिक शब्द है, इसका अगर आपको एंटोनिम करना हो तो आप करेंगे कॉमिक। कॉमिक का मतलब हास्यास्पद, और अगर कोई दुखद अंत है तो उसको ट्रेजिक बोलते हैं, अगर सुखद अंत है तो उसको कॉमिक बोलते हैं। ट्रेजिक हो गया एडजेक्टिव, लॉस हो गया नाउन, क्योंकि ये भी दे से समझ सकते हो। दे के बाद दो शब्द हैं, पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। ट्रेजिक लॉस का मतलब बड़ा दुखांत, जो एक हानि हुई थी, किसकी? 20 इंडियन सोल्जर्स, ये शहीद हो गए थे 20 भारतीय सैनिक। कब? गैल्वन वैली इन जून की बात है। गैल्वन वैली में क्लैश हुआ था, इनका झगड़ा हुआ था, चाइना के सैनिकों से झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, इस कारण से ये सैनिक जो है शहीद हो गए थे। इस कारण से ये मजबूर हो गई थी सरकार कि ये बात कन्फ्रंट करे पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से इसको माननी पड़ी थी ये बात। समझ गए? एक बार फिर देख लो। तो इस मिनिस्टर की एस जयशंकर की जो स्पष्टवादिता है, वो सरकार ने लगातार जो इनकार किया है इस बात से कि वहां पे बॉर्डर सिचुएशन में कोई सीरियसनेस की बात नहीं है, इस बात के बिल्कुल विपरीत यहां पे बातें खड़ी थी मिनिस्टर की। और सरकार जो कि मजबूर हो गई थी पब्लिकली कन्फ्रंट करने के लिए, जब गैल्वन वैली में जून के अंदर 20 भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे, तब ये बात सामना करने के लिए मजबूर हो गई थी सरकार। ठीक, आगे देखें। फोर्थ राइटनेस, इसका मतलब कैंडिडनेस भी कर सकते हो, CANDIDNESS, कैंडिडनेस। NESS एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, वो दो एग्जांपल यहां पे आए, एक सीरियसनेस से समझ सकते हो, एक यहां फोर्थ राइटनेस से समझ सकते हो। हिज रिमार्क्स, अब ये हिज आ रहा है, ये देखो प्रश्न था अपना, हिज आ रहा है एस जयशंकर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स अ नाउन आफ्टर इट, दैट्स व्हाई हियर यू कैन से रिमार्क्स इज नाउन। तो उनकी जो टिप्पणियां हैं, ड्रू अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स, इन टिप्पणियों से काफी कड़ी प्रतिक्रिया निकल कर आई। ड्रू सेकंड फॉर्म में ड्रॉ की, तो मतलब इन्होंने, इनकी टिप्पणियों ने काफी गंभीर रेस्पॉन्स निकलाया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स निकल कर आया। जब इन्होंने टिप्पणियां की तो चाइना को भी बोलना जरूरी हो गया, चाइना भी कुछ बोले, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आया चाइना से। क्या रेस्पॉन्स आया? विच आ रहा है चाइना के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। यट अगेन काफी बार आ गया, इसका मतलब दो से अधिक बार कोई भी काम है, जैसे कोई भी काम आपने किया, गलती की, एक बार की ठीक है, दोबारा की तो अगेन, तीसरी बार की तो यट अगेन। तो यही है कि जिसने एक बार फिर से ब्लेम्ड, आरोप लगा दिया भारत पर, किसके लिए? इस क्राइसिस के लिए। ये 4 आ रहा है कि जो मैंने बताया था आपको, जो कॉमन एरर थी, ये 4 आ रहा है कि भी ब्लेम किसके लिए किया है? क्राइसिस के लिए। क्राइसिस से पहले दैट क्यों है? क्योंकि ये क्राइसिस कौन सा है पता है आपको, LAC पर जो एक सेना दोनों की जमी हुई है, गतिरोध बना हुआ है, उस कंडीशन की बात कर रहा है, इसलिए क्राइसिस हो गया डेफिनेट। क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसिस, क्राइसिस ये है प्लूरल इसका। ठीक है, आई को ई में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बेसिस होता है, थीसिस होता है, एक्सिस होता है, इन सब में आई को चेंज करके ई में, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, सब में ऐसा ही करते हैं। ये कुछ विदेशी शब्द हैं, इनको अलग तरीके से, अलग पैटर्न में हमें चेंज करना होता है प्लूरल में। तो एस जयशंकर की टिप्पणियों के कारण चाइना ने कह दिया एक बार फिर से कि भारत ही इस स्थिति के लिए दोषी है। सेइंग, कारण क्या? ये कहते हुए कहा, सेइंग ये कहते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल लाइज विद द इंडियन साइड, की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से, लाइज विद का मतलब होता है निहित होना, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। भारत के कारण ही ऐसा हुआ है, ये चाइना ने कह दिया। एंड दैट इट इज स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाई, अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, अबाइड बाई से मतलब है पालन करना। ये आपका थर्ड फॉर्म दे रखी है क्योंकि हेड लगा रखा है इसने। ठीक है, अबाइड बाई को आप कंप्लाई विद से कर सकते हो रिप्लेस, अबाइड बाई, इसके बराबर आप कर सकते हो कंफर्म टू, इसके बराबर आप कर सकते हो स्टिक टू, और इसके बराबर आप कर सकते हो कंप्लाई विथ। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। तो इन सब का मतलब होता है पालन करना। ठीक,
तो जिसे कि दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अबाइडेड बाय बॉर्डर एग्रीमेंट्स, और ये भी कह दिया चाइना ने कि चाइना के लिए इट आ रहा है कि चाइना ने बड़ी ही सख्ती से, बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से पालन किया है बॉर्डर एग्रीमेंट्स का, सीमा समझौतों का। कहने को तो कुछ ही कहो, कहाँ समझौतों का पालन चाइना करता है। तो चाइना ने बड़ी सख्ती से सीमा समझौतों का पालन किया है। अ क्लेम, ये एक ऐसा दावा है, अब लेखक कह रहा कोमा लगा के कि ये जो दावा किया है ये एक ऐसा दावा है दैट डज नॉट स्क्वायर विद। स्क्वायर विद का मतलब होता है मैच करना, मैच विद मतलब मेल खाना या अग्री होना। तो ये एक ऐसा दावा है जो कि दैट इसके लिए आ रहा है। क्लेम, क्लेम सिंगुलर है तो डज नॉट आ रहा है, ठीक है। अगर ये क्लेम्स होता तो डू नॉट आता। तो ये एक ऐसा दावा है जो मेल नहीं खाता है किस चीज से, द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन। अनप्रेसिडेंटेड काफी बार आता है एडिटोरियल में, इसका मतलब होता है दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव है। मोबिलाइजेशन नाउन है, मोबिलाइजेशन में TION दे रखा है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन का मतलब यहां पे ये है कि सैन्य टुकड़ियां इकट्ठा करना, दे रखा ना चाइनीज ट्रूप्स, चाइनीज ट्रूप्स चीन की सेना। तो ये चीज जो है मेल नहीं खाती है किस चीज से, कि यहां पे अभूतपूर्व चीन के सैनिक डटे हुए हैं टू वेरियस पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर। वेरियस का मतलब भिन्न भिन्न, वेरियस के साथ में जो नाउन लगता है वो प्लूरल लगता है, डिटरमिनर है वेरियस, और पॉइंट्स नाउन हो गया। अक्रॉस द LAC मतलब LAC पर, सिंस अर्ली में, अक्रॉस द LAC का मतलब पूरी LAC पर, ठीक है। और कब से, जब मई के शुरुआत से ही लगे हुए हैं। इस कारण से ये बात तो कह ही नहीं सकता चाइना कि भाई हमने पालन किया था। तो ये अग्रीमेंट जो इसने क्लेम किया है वो मेल नहीं खाता है। जो अभूतपूर्व सेना की टुकड़ियां यहाँ पे जमी हुई है मई से ही अलग अलग पॉइंट्स पर, पूरी LAC पर, इससे पता लगती है ये बात कि ये चाइना झूठ बोल रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये हो गया विदेश मंत्रालय। मिनिस्टर था तो मंत्री था, मिनिस्ट्री है तो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री नाउन होता है। देन रेस्पोंडेड, तो इस मंत्रालय ने फिर क्या प्रत्युत्तर दिया, रेस्पॉन्ड प्रत्युत्तर देना। आस्किंग चाइना टू मैच इट्स वर्ड्स विद एक्शंस, क्या प्रत्युत्तर दिया, और चाइना से कहा, कहते हुए, जब दो काम साथ में होते हैं तो दो काम कौन कौन से हैं, एक काम तो है प्रत्युत्तर देना, रेस्पॉन्ड करना, दूसरा काम है चाइना से कह भी रहा है, तो दो काम हो गए। तो रेस्पॉन्ड किया, क्या कहते हुए किया, चाइना से ये कहते हुए कि चाइना अपने शब्दों को मैच करे अपने कर्मों से, कहते कुछ हो करते कुछ हो, कथनी करनी में अंतर ना करे, दोनों को मैच करे। तो इट्स आ रहा है चाइना के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है तो वर्ड्स, ये नाउन हो गया। एक बात और समझना, ये जो इट्स है ये ऐसे भी लिखा होता है कई बार, इसका मतलब होता है इट इज। ये जो इट्स लिख रखा है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में इसका मतलब इट इज नहीं है, यहां अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, यहां आगे नाउन लगेगा, ठीक। आगे देखो, द शार्प एक्सचेंज, ये भी क्वेश्चन था। तो शार्प का मतलब बिटर एडजेक्टिव है, एक्सचेंज नाउन है। तो ये जो बिटर एक्सचेंज हुआ मीन्स दोनों जो देश हैं उनके प्रवक्ताओं ने जो भी मतलब कड़वाहट भरी बातें की, भारत ने चाइना के लिए बोला, चाइना ने भारत के लिए बोला। तो ये जो एक्सचेंज हुआ लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, अंडरलाइंड, इस एक्सचेंज ने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन किया मतलब कोई चीज को अंडरलाइन क्यों करते हो आप, जैसे मैंने अंडरलाइन किया इसको, इसका मतलब मैं इस शब्द की ही बात कर रहा हूं, है ना, हाईलाइट करना चाह रहा हूं इसको, या इस पर जोर देना चाह रहा हूं, इसलिए अंडरलाइन किया है। तो ये जो चीज है, इस चीज ने पिछले सप्ताह ये अंडरलाइन किया, इस बात पर जोर दिया या हाईलाइट किया, द पेरिलस स्टेट, पेरिलस का मतलब पारलस या फिर हैजर्डस, HAZARDOUS, या डेंजरस, ठीक है, कि खतरनाक जो स्थिति है किसकी, रिश्तों की, एंड द लॉन्ग रोड, और काफी लंबा जो रास्ता है, अहेड आगे, टुवर्ड्स की ओर, रिस्टोरिंग प्रेपोजिशन है तो ING लग गया, रिस्टोरिंग पुनर्बहाल करना, नॉर्मलसी आया था, नॉर्मल की जो नॉर्मलसी करवाया था मैंने कॉमन एरर में, सामान्य माहौल, विच जिसे इंडिया हैज मेड क्लियर, भारत ने स्पष्ट कर दिया है, इज प्रेडिकेटेड ऑन, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, आधारित होना, पीस शांति, ऑन द बॉर्डर, सीमा पर, समझना। तो जो ये पिछले सप्ताह जो भी ये बिटर एक्सचेंज हुआ है, कड़वाहट भरे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है दोनों देशों के बीच में, इस चीज ने बताया है कि रिश्तों में कितनी खटास है, कितने खतरनाक स्थिति में है रिश्ते, और ये बताया है कि जो नॉर्मलसी की बात आप करते हो, सामान्य माहौल की बात करते हो, वो काफी लंबा रास्ता भी तय करना बाकी है। तो और ये कह रहा है कि भारत ने इसके लिए कहा है, विचारा इसके लिए, तो भारत ने ये भी कहा है कि ये जो इंडिया हैज मेड क्लियर, कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो नॉर्मलसी वाली बात है, ये नॉर्मलसी, ये भी एक हाईलाइट होना चाहिए, ये भी सब्जेक्ट बन रहा है नॉर्मलसी के लिए, इसको देखकर ईज लग रहा है। तो ये जो नॉर्मलसी है
इज, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये देखो नॉर्मलसी को देख कर, नॉर्मलसी इज प्रेडिकेटेड ऑन, नॉर्मलसी जो है वो आधारित है किस पर, सीमा पर शांति। अगर सीमा पर शांति बनी रहेगी दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। ये किसका कहना है, भारत ने स्पष्ट किया है इस बात को। तो इंडिया हैज मेड क्लियर बीच में नहीं आता, तो आपको पूरी तरह से समझ में आता कि नॉर्मलसी जो है वो आधारित है, ये प्रेडिक्टेड नहीं है। एक स्पेलिंग होती है PREDICT, ये होता है भविष्यवाणी करना, ये है प्रेडिकेट, इसका मतलब होता है आधारित होना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन December 2, ये भी एक आपका प्रश्न था। तो एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू को साक्षात्कार बोलते हैं, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी के वर्ड्स का यूज करता हूं तो आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा, खैर इंटरव्यू का इंटरव्यू पढ़ लो। तो एक इंटरव्यू हुआ, इस अखबार को इंटरव्यू दिया December 2 को। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्वेश्चन्ड, उसमें विदेश मंत्री है, उसने चेताया। क्वेश्चन, इफ आई क्वेश्चन यू, इसका मतलब आई वार्न यू, तो इसने चेताया दैट फुल डिसएंगेजमेंट मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट। क्या चेताया, किसी चेतावनी दी, क्या वार्निंग दी कि पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का समझ लो इतना कि सेना को हटा लेना, ठीक है। तो पूरी तरीके से सेना को हटाने की बात जो है, मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, वो हो सकता है कि तत्कालिक एक संभावना ना हो। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। अब ये मे की जगह माइट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड फॉर्म आ रखी है मेन क्लॉज में, इसलिए यहां पे माइट आना चाहिए था, ठीक है। तो हो सकता है, माइट भी संभावना बताता है, मे भी संभावना बताता है, तो हो सकता है कि ये एक इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ना हो, तत्कालिक संभावना ना हो। हाल फिलहाल अगर सोचें कि पूरी तरह से सेना को हटा लेगी चाइना, तो लगता नहीं ऐसा हो जाएगा। ड्रॉइंग अ पैरेलल टू द, ये क्या है, सम डोरोंग चू क्राइसिस। ड्रॉ अ पैरेलल टू का मतलब है समानता स्थापित करते हुए। पैरेलल कोई लाइन खींचनी है, ड्रॉ का मतलब खींचना, पैरेलल का समानांतर, समानांतर लाइन खींचने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन बनी हुई है, गैल्वन वैली की बात कर लो या फिर भारत LAC की बात कर लो, इसको ये किसके साथ ड्रॉ, पैरेलल किस साथ कर रहा है, तो ये लाइन ड्रॉ कर रहा है इसके साथ, किसके साथ, ये जो 1986 का विवाद था समदोरोंग चू नाम से, इस विवाद के साथ। और उसमें कहा कि ये जो विवाद है 1986 का, इसने टुक 9 ईयर्स, 9 साल ले लिए टू रिजोल्व, हल होने में। ये मतलब इसका सॉल्यूशन 9 साल से निकला, तो अभी कैसे हो जाएगा, तो हाल फिलहाल की बात है, मई की बात है। तो ये बात कही कि अभी हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, ऐसी संभावना है नहीं। आगे देखेंगे, द स्लो मूविंग टॉक्स, स्लो मूविंग का मतलब काफी धीमी गति से चलती हुई, टॉक्स का मतलब बातचीत, ऑन द LAC पर, तो LAC पर काफी धीमी गति से चलती हुई बातचीत। अब देखो ये हाइफन लगा के इसने बोथ साइड से लेकर, अगर यहां तक का पार्ट को हटा दूं मैं, तो आपको समझ में आएगा कि जुड़ रहा कैसे है। जो स्लो मूविंग टॉक्स है, धीमी गति से चलती हुई बातचीत है। रेज क्वेश्चंस, ये जो रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। राइज है, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। राइज की सेकेंड फॉर्म बनती है रोज, थर्ड फॉर्म बनती है रीजन। इसको राइजन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, रीजन। यह है इंट्रांजिटिव, इसका मतलब उठना, खड़े होना। अगर कोई उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो अपने आप ही हो रहा है, किसी दूसरे पर तो काम हो नहीं रहा, इसलिए यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, या आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। जबकि रेज है दूसरी तरफ, इसका मतलब उठाना, खड़े करना, बढ़ाना, ये सब मतलब है। तो किसको बढ़ाना, किसको उठाना, ये सब चीजें हैं, इसलिए यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जो स्लो मूविंग टॉक्स है LAC पर जो बड़ी धीमी गति से बातचीत चल रही है, वो प्रश्न उठाती है किस बारे में, अबाउट चाइनाज विलिंगनेस, चाइना की इच्छा के बारे में। विलिंगनेस, इच्छा, नेस फिर से आ रहा है, वो सीरियसनेस आया था, यहां देखो विलिंगनेस आ गया, हैप्पीनेस, सैडनेस, नेस वाले शब्द नाउन होते हैं। चाइनाज विलिंगनेस, चाइना भी नाउन है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी यहां है, अपोस्ट्रोफी के बाद भी नाउन है, ठीक है। तो ये यहां पे दर्शाता है विलिंगनेस किसकी, तो बोथ, दोनों चीजों के लिए। कौन कौन सी चीजें, रीस्टोर फुल्ली द स्टेटस क्यो, कि पूरी तरीके से जैसे पहले माहौल थे, यथास्थिति थी, स्टेटस क्यो हम देख चुके पहले स्लाइड में, उसको बहाल किया जाए। और दूसरी बात, बोथ के साथ एंड लगता है, तो ये एंड। कई बार जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को समझ लेते हैं कि हमें तो अंग्रेजी आने लग गई अच्छे से, और पता भी नहीं लगता कि एरर हो गया क्या। कई बार यहाँ पे एग्जामिनर आपको एज वेल एज या अलोंग विद, अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एज वेल एज और अलोंग विद, ये 2 वर्ड्स देकर प्रश्न पूछता है बोथ के साथ में, वो गलत कर देना है आपको, बोथ के साथ में एंड लगेगा। अबाइड बाई शब्द है, इसका मतलब पालन करना होता है, ये भी हम देख चुके हैं। अबाइड बाई का कंप्लाई विद से हमने रिप्लेस किया था, स्टिक टू से किया था, कंफर्म टू से किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न उठाते हैं चाइना की इच्छा के बारे में, मतलब चाइना वास्तव में इच्छुक है कि नहीं, किसके लिए इच्छुक, दोनों चीजों के बारे में। दोनों चीजें क्या हैं, तो यथास्थिति को पूरी तरीके से बहाल करना, दूसरा जो पिछले एग्रीमेंट्स हैं, पिछले जो समझौते हैं, उनका पालन करना। विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन,
जिसे कि भारत को, मस्ट का मतलब निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, इंसिस्ट अपॉन, जोर देना ही चाहिए, जरूर से जरूर जोर देना चाहिए, ये कह रहा है। इंसिस्ट के साथ ऑन भी लगता है, अपॉन भी लगता है। अब एक बात बता दूं आपको मैं, इंसिस्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑन अपॉन लगता नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप पूछोगे सर ऑब्जेक्ट कहां है, तो यहां पे जो विच आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट की पूर्ति ही कर रहा है, पहले लगा दिया इसने। तो इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन, और इस विच के स्थान पर जो बातें हैं ये वाली कौन कौन सी, एक तो पिछले समझौतों को का पालन करना और दूसरा स्टेटस क्यू को रिस्टोर करना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे इंसिस्ट अपॉन लगा हुआ है। यहां तक की बात। और बीच में क्या आ गया था, बोथ साइड्स आर येट टू शेड्यूल, दोनों साइड्स भारत और चाइना आर येट टू का मतलब भी करना बाकी है, दोनों साइड्स को अभी भी क्या करना है, नेक्स्ट राउंड जो अगला चरण है उसको शेड्यूल करना है, उसकी मतलब कार्यक्रम निर्धारित करना है। शेड्यूल करने का मतलब है टाइम टेबल बनाना है, जैसे आपको शेड्यूल करनी है कोई चीज का मतलब आपको उसके लिए टाइम टेबल फिक्स करना है। फॉलोइंग द 8th मीटिंग, फॉलोइंग का मतलब बाद में, किसके बाद में, 8वीं मीटिंग के बाद। 8वीं मीटिंग किसके बीच में, कोर कमांडर्स के बीच में। कब हुई थी, 6 नवंबर को, ठीक है। डेट आ रही है इसलिए ऑन है, डेट को हटा दो, नवंबर रख दो, इन आ जाएगा नवंबर में, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों साइड्स को अभी भी अगले राउंड की मीटिंग को आयोजित करने के लिए शेड्यूल फिक्स करना है। जब 8वीं मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स के बीच में 6 नवंबर को, उसके बाद में कोई मीटिंग हुई नहीं, ये तो बीच में बात आ गई, इसीलिए इसने कहा स्लो मूविंग टॉक्स, कि इतना टाइम निकल गया, बातचीत चल नहीं रही है। तो ये धीमी गति की बातचीत है एलएसी पर। ये प्रश्न उठाती है चाइना के विलिंगनेस को लेकर कि चाइना वास्तव में इच्छुक है क्या पूरी तरीके से स्टेटस क्यू को बहाल करने के लिए और पिछले एग्रीमेंट्स को क्या करने के लिए, पालन करने के लिए। इस चीज पर भारत को जरूर जरूर जोर देना ही चाहिए कि मतलब आपकी विलिंगनेस है कि नहीं, ये भारत को स्ट्रेस डालना चाहिए इस बात पर। द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट, ये अगर हटा दोगे तो आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट शुड बी फार मोर, है ना। फॉर इट्स पार्ट का मतलब अपनी तरफ से, भाई फॉर का मतलब के लिए, इट्स मतलब गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पार्ट का मतलब हिस्सा, तो अपने हिस्से के लिए इसका मतलब गवर्नमेंट को शुड बी फार मोर फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब यहां पे कह दो देन इट हैज बीन सो फार ऑन द सिचुएशन ऑन द एलएसी। अब यहां पे फोर्थ कमिंग का मतलब क्या है, देखो यहां पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्पफुल होना चाहिए, इसके लिए फोर्थ कमिंग का प्रयोग हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कहीं ज्यादा यहां पे हेल्पफुल होना चाहिए, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा यहां पे फ्रेंडली होना चाहिए। देन इट हैज बीन, जितनी की वो रही है सो फार अब तक, ऑन द सिचुएशन, स्थिति को लेकर, ऑन द एलएसी पर। अब फ्रेंडली और हेल्पफुल का मतलब यहां पे वैसे नहीं है, वैसे नहीं दे रखा, थोड़ा सा अधिक सख्त हो जाना चाहिए, थोड़ा अधिक मतलब हल की ओर बढ़ना चाहिए, रेजोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए, वो कहना चाहता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को यहां कहीं ज्यादा, जितनी की वो रही है अब तक उससे कहीं ज्यादा एलएसी पर कंडीशन को लेकर होना चाहिए। सो फार बताता है कि अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, और देख सकते हो हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे देखिए, पीस ऑन द बॉर्डर, शांति कहां पर, सीमा पर, इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना हैज रेस्टेड ऑन। रेस्ट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, जहां भी निर्भर होने का अर्थ मिलता है वहां पे ऑन लगता है, चाहे वो डिपेंड ऑन हो, चाहे वो रेस्ट ऑन हो, चाहे वो रिलाई ऑन हो, चाहे हिंज ऑन हो, चाहे बैंक ऑन हो, इन सब में ऑन लग जाता है। तो बॉर्डर पर जो शांति है, इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट। अब ये एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, अदर के साथ तो प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन अदर अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है। दो कंडीशंस देखना, एक तो देखो द लग जाए, द अदर, इसका मतलब हम पर्टिकुलरली किसी अन्य की बात कर रहे हैं, एक की बात ही कर रहे हैं। एक लग रखा है एवरी, एवरी को देखकर यहां पे एस्पेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जो बॉर्डर पर शांति है, इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना हैज रेस्टेड ऑन। ये व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट, हर एक अन्य पहलू किसका, रिश्ते का, किसके साथ, चाइना के साथ, हैज रेस्टेड ऑन, ये इस उपवाक्य को देखकर आ रहा है। ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, ओवर का मतलब यहां पे है ड्यूरिंग, पिछले 3 दशकों के दौरान जैसा भी चाइना के साथ रिश्ता रहा है भारत का, है ना। तो व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना हैज रेस्टेड ऑन ओवर द पास्ट 3 डिकेड। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब ये कौन से रिश्ते की बात कर रहा है, फ्रॉम ट्रेड टू ग्रोइंग लिंक्स, व्यापार से लेकर यहां तक, यहां से शुरू किया यहां अंत किया। ग्रोइंग लिंक्स का मतलब बढ़ते हुए संबंध, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिंक्स नाउन, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो व्यापार से लेकर बढ़ते हुए रिश्ते, इन न्यू फील्ड्स, कहां पर, नए फील्ड्स में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, जैसे कि निवेश है, शिक्षा है। तो क्या कहना चाहता है फिर समझना, यह कह रहा है कि पीस ऑन द बॉर्डर इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना
हैज रेस्टेड ऑन ओवर द पास्ट 3 decades। कि बॉर्डर पर शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के मायने क्या है? शांति के मायने हैं कि हर वो अन्य पहलू रिश्ते का चाइना के साथ वो डिपेंड किया है, जो कि निर्भर रहा है किस पर? पिछले 3 दशकों में व्यापार से लेकर बढ़ते हुए रिश्तों तक, नए नए फील्ड्स में, फील्ड्स कौन से? इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, ये जो चीजें हैं ना, इसी को अब इससे ही बॉर्डर पर शांति आ सकती है, इसे ही बॉर्डर पर शांति के मतलब एक मायने के रूप में देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, विदाउट विच, जिसके बगैर द पब्लिक विल नॉट बी फुल्ली अवेयर, जिसके बगैर जनता जो है वो पूरी तरीके से जागृत नहीं हो पाएगी, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी किस बारे में? बॉर्डर सिचुएशन के बारे में, सीमा स्थिति के बारे में, एंड द स्टेट ऑफ द ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना, और चाइना के साथ बड़े स्तर पर, ब्रॉडर कहीं अधिक वृहद स्तर पर जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में, उसकी स्थिति क्या है वो पता नहीं लग पाएगा। शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर, प्रेसिडेंस का मतलब है, टेक प्रेसिडेंस का मतलब है प्राथमिकता देना, अधिक महत्वपूर्ण मान लेना, किसकी बजाय? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब जो देखने में लगता है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन मिली अपने आपने देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एक नजरिया बना लिया, उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, राजनीतिक, ये होता मुनाफा, प्रॉफिट, बेनिफिट, यूटिलिटी, मुनाफा, लाभ। तो पारदर्शिता जो है, देखो मैं कहां से उठा के लेके जाऊं इसको, यहां से लेकर यहां तक की बात को छोड़ दो। पारदर्शिता जो है शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर, पारदर्शिता को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए किस बात पर? राजनीतिक मुनाफे और ऑप्टिक्स के ऊपर, कि लोग खुद के हिसाब से अर्थ निकाले, ऑप्टिक्स वो है। राजनीतिक मुनाफा मतलब पार्टी, बीजेपी जो कुछ भी कर रही है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ भी करे, उसको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बोलेंगे। तो पारदर्शिता होनी चाहिए किसकी बजाय? ऑप्टिक्स और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बजाय। ठीक है, बीच में क्या है कि पारदर्शिता के बगैर पब्लिक जो है उसको पता नहीं लग पाएगा, कि उसको ये पता नहीं लग पाएगा कि स्थिति क्या है सीमा पर, और चाइना के साथ जो ब्रॉडर रिश्ते हैं, जो मतलब बड़े स्तर के रिश्ते हैं, उनके हालात क्या हैं वो पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। रिवीजन देखें, इसका एक्सपीडियंसी का मतलब होता है एडवांटेज, तो पहले को जोड़ देंगे ई से। दूसरा है पेरिलस, पेरिलस का मतलब हैजर्डस है, तो डी से जोड़ देंगे। फिर प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड का मतलब एक्सट्रीम है, ए से जोड़ देंगे। एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना है, स्वीकार करना है, तो बी। और अबाइड बाई का मतलब है ओबे, मीन्स पालन करना, कंफर्म टू, स्टिक टू, कंप्लाई विद, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, ये बोलना हो आपको। तो डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट मी, मना करना है किसी काम के लिए, डोंट लगता है। ठीक है, किस चीज के लिए मना कर रहे हो? चालाकी नहीं करने के लिए, तो डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट मी। ओवर स्मार्ट, आउट स्मार्ट का मतलब क्या है कि भी मुझे तुम बुद्धिहीन समझ रहे हो, खुद को अधिक बुद्धिमान समझ रहे हो, तो ये कोशिश मत करना। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, तो रिटोर्ट का मतलब कटु प्रत्युत्तर देना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में रेस्पोंड करना होता है, तो आई रिटोर्टेड हिम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक ईडियम है, इसका मतलब रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। ठीक, तो ये था ट्रांसलेशन, ये था आपका सेशन आज का। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।